बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चैप्टर नंबर 8 है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और वन ऑफ द मार्केटिंग कोर पीस का, इसको प्लेसमेंट भी कह देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है। इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आजकल की रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपनिंग केस स्टडी हमारी रिटेल पे है। बिल गेट्स का कोट है। वो कहता है कि जब मैं आज ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ ना, और जो प्रोडक्ट्स मेरे गिरदोपेश में होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि मतलब माय गॉड, किसी भी बादशाह के पास ऐसी चीज़ नहीं थी जो आज के ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल है। और अब तो आई थिंक इससे भी हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन परचेज़ेज़ ही के थ्रू आप कितनी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो की टर्म्स कवर होंगी, मार्केटिंग चैनल और उसकी डिटेल आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स और उनकी इंटेंसिटी का क्या रोल होता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट चॉइसेस, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन की पूरी डोमेन है, इंडस्ट्री है एक पूरी, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोल इश्यूज क्या आते होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के दरमियान, और फाइनली रिटेलिंग एंड होलसेलिंग को ब्रीफली टच किया गया इस चैप्टर में। कई बुक्स ने इस चैप्टर को दो के अंदर भी स्प्रेड किया हुआ है, दो चैप्टर बनाए हुए हैं इसके, लेकिन हम लोग इसमें तकरीबन एक में कवर करेंगे। बाकी जिनका ज़्यादा रोल होगा इसमें वो फिर फर्दर डिटेल उसको चेक कर सकते हैं। तो रिटेल इस वक़्त वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जिसका आप इससे आइडिया लगा लें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी बनती है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वॉलमार्ट है, जो कि एक अमेरिकन रिटेलर है, रिटेल ब्रांड है। और उसकी यानी टू जो लास्ट 23 लाख उसके एम्प्लॉइज़ हैं, 2019 की जो उसकी सेल आई है वो 514 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि रफली कन्वर्जन रेट के हिसाब से 8 नील रुपए बनते हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि हम अगेन आम उसमें परसीव नहीं कर सकते। हालाँकि इसमें चाहे थोड़ा कम हो, तो ये इतनी बड़ी अमाउंट बनती है कि ये ओवरऑल दुनिया के 27 ममालिक हैं, जी, सिर्फ जिनका जीडीपी इससे ज़्यादा है। तो एक कंपनी जो है ना, यानी वो बाकी ममालिक से भी ज़्यादा अर्न कर रही है सेल। तो ये यानी रिटेलर की एक एग्ज़ाम्पल है, अब तो ग्लोबल भी ये चला गया है, अमेरिका से बाहर आ गया है। और इसी तरह अमेज़न जो कि ई-रिटेलर, ई-कॉमर्स और इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, और फाउंड भी जबकि रिसेंटली हुआ है 94 में, वो भी इस वक़्त फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया हुआ है। 5.5 लाख उसके एम्प्लॉइज़ हैं, $177 बिलियन उसका रेवेन्यू है। तो अब वो गेमिंग स्टूडियोज़, लैब्स, पब्लिशिंग और इवन यानी ब्रांड्स लाइक गुडरीड्स, आईएमडीबी, ट्विच, इन सबको भी परचेज़ कर चुका हुआ है, चंद सालों के अंदर। और इसी तरह फिर मतलब पाकिस्तान के अंदर भी यही है कि डिफरेंट मॉल्स और उनके अंदर भी बहुत ग्रोथ आ रही है। जो पाकिस्तान में बड़े-बड़े ब्रांड जा रहे हैं, उनका भी अच्छा खासा साइज़ है। पाकिस्तान की रिटेल मार्केट का साइज़ 2018 में जो स्टैट्स आई हैं, $210 बिलियन बन रहा है, जिनमें सिर्फ चंद बड़े-बड़ों की आप नाम देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि मेट्रो की भी सेल साल की 40 अरब रुपए के करीब एस्टिमेटेड है, और ख़ास तौर पे फिर इम्तियाज़ कराची बेस्ड सुपरमार्केट है, उसकी भी अबव 40 बिलियन रुपीज़ सेल्स है। तो मतलब रिटेल इतनी इम्पोर्टेंट, हैवी और जो है ना बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें जॉब्स भी बहुत इंटरेस्टिंग उस लिहाज से कवर होती हैं। तो ये हम लोग अमूमन इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, लोग इसकी इम्पोर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को समझ नहीं रहे होते। तो ये अच्छा खासा यानी इसका एवरेज पर कस्टमर इसके रिटेल रेट और सारा कुछ बन रहा होता है। तो ये भी यानी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है कि उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हार्डली होती हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। इस तरह ओएलएक्स आजकल दराज़ जर्मन बेस्ड ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और इसी तरह टीसीएस और डीएचएल वगैरह हैं, ये डिलीवरी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें ये भी इस लिहाज से ग्रोइंग ब्रांड्स बनते चले जाते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग आते हैं मार्केटिंग चैनल के ऊपर कि मार्केटिंग चैनल एक्चुअली होता क्या है। वन ऑफ दी इसमें कहते हैं कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट, इन सम केसेस प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मार्केटिंग चैनल भी डेवलप करने में, बिल्ड करने में, डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो मार्केटिंग चैनल अब कहते हैं कि इसमें वो नेटवर्क जो परफॉर्म करता है एक्टिविटीज, जो प्रोडक्ट को कस्टमर के करीब लाने में हेल्प आउट करती है, और इसके रोल्स, इसके डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पेप्सी ने पाकिस्तान के अंदर अपना एक्वाफिना मिनरल वाटर जो लॉन्च किया, वो इस वजह से किया क्योंकि इसका ऑलरेडी पेप्सी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश था। उसने उसे ही यूज करते हुए, कैश करते हुए, उसने एक्वाफिना को भी उसी पर राइड किया। तो यानी ये डिफरेंसेस आ जाते होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से क्या नेटवर्क आपका है। बाकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यूटिलिटी का, कि चैनल मेंबर्स वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, एक्चुअली यूटिलिटी ऐड करते हैं, जो हमने शुरू में भी टच किया है कि कंज्यूमर्स को कोई हेल्प बेनिफिट देना। तो हम लोग प्रोडक्ट्स परचेज क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्टेन यूटिलिटीज है जो हमें मिल रही है। हम मार्केट से आटा क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि खुद गंदुम लेके पीसना, जो आज भी हो तो रहा है चंद घरों में, और आज से चंद साल पहले अक्सर घरों में होता था, वो चूंकि एक डिफिकल्ट टास्क है, एक एफर्ट है, तो हमें एक स्पेसिफिक फॉर्म में, हम कहते हैं कि फिनिश्ड फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिल जाए। इवन होटल से जब आप परचेज कर रहे हैं एक पकी हुई रोटी,
तो वो आपको इसको भी मजीद कन्वर्ट करके आपको फाइनल यूजेबल फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान करना, यानी कि हम यूटिलिटी जो है वो फार्म यूटिलिटी यानी प्रोडक्ट इस फार्म में देना कंपनी के, यानी कंपनी का काम क्या है कि वो फार्म यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, मार्केटिंग फार्म यूटिलिटी दे रही है कि कंज्यूमर को इस फार्म में मिले प्रोडक्ट जिसमें उसको चाहिए होती है। दूसरी चीज़ है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या है कि ऐसी जगह पे प्रोवाइड करना जहाँ पे कंज्यूमर को चाहिए। तो ये ही डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेन काम यही होता है। अब एटीएम्स क्यों लगाए जा रहे हैं कि बैंक में जाना, उनको चेक देना और उससे कैश निकलवाना एक डिफिकल्ट टास्क है। उसके बजाय एटीएम मशीन के थ्रू आप कन्वीनियंटली ये काम कर लेते हैं। तो इस वजह से जगह-जगह वो इंस्टॉल की गई हैं कि वो प्लेस यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही होती है। तीसरी यूटिलिटी की टाइप है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी से क्या मुराद है, जिस वक़्त कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए उस वक़्त कस्टमर को प्रोवाइड की जाए। जैसे अखबार अगर सुबह-सुबह नहीं आएगा तो शाम तक उसी अखबार का रेट वो रद्दी के भाव बिक रहा होता है, वेस्ट पेपर बन चुका होता है। इसी तरह जैकेट्स वगैरह या और प्रोडक्ट्स भी जो कस्टमर को चाहिए होती हैं, वो टाइम जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दुकानदार के पास जाएँ और वो दुकानदार जब आगे से कहता है ना कि जी कल अवेलेबल होगी, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? बहुत कम लोग जो हैं वो वेट करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। और लास्टली है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होती है कि ब्रांड्स की कोशिश ये होती है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट की पोजेशन यानी ओनरशिप या उनके हाथ में आना जो है ना कन्वीनियंट बनाया जाए। इसकी एक एग्जांपल फ्री डिलीवरी है कि उसका मकसद क्या है, बाज़ हर ब्रांड नहीं दे रहा फ्री डिलीवरी, लेकिन जो दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर के लिए ईज़ी बना रहे हैं कि आपको खुद चल के आने की ज़रूरत नहीं, हम आपको घर पे प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। और इसकी दूसरी एग्जांपल है ट्रांसफर को, ये जो डेबिट कार्ड वगैरह के थ्रू लीजिंग वगैरह की ऑफर की जाती है। इसमें क्या हो रहा होता है कि आपको ये ऑफर की जा रही है कि आप प्रोडक्ट आपको ज़्यादा कन्वीनियंटली मिल जाएगी, कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप बेशक बाद में पे कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप यानी प्रोडक्ट सिर्फ चंद जमा करवा के एडवांस और प्रोडक्ट आप ले लें। तो ये मतलब यूटिलिटी का कांसेप्ट है, कि किस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या यूटिलिटी डिफरेंट प्रोवाइड की जाती है। ये फिगर 8.2 के अंदर भी दी हुई यूटिलिटी, इनको समराइज किया हुआ है, फार्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजेशन यूटिलिटी। कि आपको किस तरह मिल रही है। अगर आपको मीडियम साइज की शर्ट चाहिए है और उस दुकानदार के जो उसके पास एस साइज भी स्मॉल साइज भी पड़ी है, लार्ज भी पड़ी है, लेकिन आपको जिस फार्म में चाहिए वो फार्म नहीं मिल रही। इसी तरह प्लेस यूटिलिटी में फिर क्या होता है कि आपको अगेन जिस जगह पे आपको रेजिडेंस के करीब चाहिए, रिटेलर के जी फलां जगह पे जो है ना हमारी दूसरी दुकान पे पड़ी है, तो वो आपकी प्लेस यूटिलिटी सेटिस्फाइड नहीं हो रही होती। टाइम यूटिलिटी जिस टाइम में चाहिए, आपको अभी चाहिए, वो कह रहा है जी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, तो आप बाज़-औक़ात वो 1 वीक का वेट नहीं कर सकते। और पोज़ेशन लेट्स से वो कह रहा है जी कि 1000 आप क्रेडिट पे लेना चाह रहे हैं, सपोज़ यूजुअली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में होता है, और दुकानदार कह रहा है कि नहीं, हम सिर्फ कैश के ऊपर सेल करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं पोज़ेशन यूटिलिटी गेन करने के, या फ्री डिलीवरी दे रही हूँ कोई। अच्छा, अब चैनल्स क्या वैल्यू ऐड करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स एक तरफ प्लेस के लिहाज से भी करीब लाते हैं, दूसरा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप फिगर 8.3 में देखें, क्या हो रहा है कि अगर आपको लेट्स से एक शख्स को, हसन को 3 चीज़ें चाहिए, चॉकडे चाहिए, उसको हिलाल की बार-बार चाहिए और हलीब का जस्ट फ्रूट चाहिए। अगर हसन को खुद लेनी पड़े ये तीनों चीज़ें या कंपनीज़ को प्रोवाइड करनी पड़े, तो कंपनी को भी डायरेक्ट कस्टमर तक जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ेंगे, या कस्टमर को डायरेक्ट कंपनीज़ तक जाना पड़ेगा कि वो मेफेयर के पास जा रहा है चॉकडे के लिए, हिलाल के पास जा रहा है, हलीब के पास जा रहा है। वर्सेस जब एक डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बीच में आता है, तो क्या होता है कि सारी कंपनीज़ इसके पास प्लेस कर देती हैं और कस्टमर्स आके डायरेक्ट इससे ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कम हो गई। ये तो बहुत स्मॉल स्केल पे बताया हुआ है कि यहाँ पे 9 कॉन्टैक्ट्स बन रहे थे, तो यहाँ पे 6 बन गए। जब इसको थोड़ा-सा भी आप बढ़ाएँगे, नंबर ऑफ कस्टमर जब 10, 15, 20 पे लेके जाएँगे, तो आप देखेंगे कि ज़ाहिर है एक ही डिस्ट्रीब्यूटर वो सारों की नीड सैटिस्फाई कर लेगा, टोटल कॉन्टैक्ट्स बहुत कम हो जाएँगे, जबकि यहाँ पे हद से ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होती है। दूसरा ऑब्वियसली प्लेसमेंट का भी इश्यू है कि कौन चल के सिर्फ चंद रुपए की चीज़ लेने के लिए किसी कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट तक जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वैल्यू एडिशन की जा रही होती है। बाकी वेरियस डिफरेंट फंक्शंस हैं जो चैनल्स परफॉर्म करते हैं, खास तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के अंदर। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर बीच में अच्छा खासा मार्जिन लेते हैं, कम से कम 15-20%, उसके अंदर वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लॉजिस्टिक्स भी एक दूर से फैक्ट्री से लेके रिटेलर तक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फैसिलिटेशन समटाइम्स कर रहे होते हैं। तो ये यानी सर्टेन वैल्यू एडिशन है जो वो कर रहे होते हैं उसके बदले में। और इन रेयर केसेस बाय द वे कंपनीज बात कर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ओमिट भी कर देती हैं, जिसकी हम अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स और इंटेंसिटी क्या होती है। एक तो चैनल लेवल्स हैं, एक होता है डायरेक्ट, जिसमें कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को देती है। जैसे इक्वाले की टिपिकल एग्जांपल है, और इवन अब आज और बहुत सारी कंपनीज ने, ये गवर्नमेंट वगैरह ने क्या किया है, या
वो क्या करते हैं कि अपनी आइसक्रीम बनाई है और उन्हीं का बंदा अगर वो मोहल्ले में घूम रहा है वाल्स का जिस तरह, तो वो क्या कर रहा है कि कंपनी ही का एक बंदा वो डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है। और दूसरी इनडायरेक्ट की फिर 2 टाइप्स हैं, एक ये कि सिंगल रिटेलर के थ्रू भी आप बाज़ सेल कर देते हैं, ये क्लोथिंग में, शूज़ ब्रांड में या ऑटोमोबाइल्स में अमूमन ये होता है। और सम टाइम जो इनडायरेक्ट की दूसरी फॉर्म है कि थ्रू होलसेलर और रिटेलर, ये जो एफएमसीजीज़ वगैरह के अंदर ज़्यादातर ये कैटेगरी चल रही होती है। फॉर एग्जांपल ये फिगर 8.4 के अंदर समराइज़ की हुई है। डायरेक्ट की क्या एग्जांपल है, यूजुअली जैसे फ्रेश मिल्क, केटरिंग, आइसक्रीम में क्या है कि दुकानदार है और डायरेक्ट वो कस्टमर तक दे रहा है। दूसरी तरफ क्या है, इनडायरेक्ट में जैसे प्रोड्यूसर क्लोथिंग, शूज़ वगैरह में एक रिटेलर पे रखवा देते हैं वो और रिटेलर से फिर कस्टमर परचेज़ कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट जैसे एफएमसीजीज़ में क्या है कि वो पहले कंपनी ने बनाई, वो होलसेलर को देते हैं, होलसेलर फिर आगे रिटेलर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिटेलर से फिर कंज्यूमर लेता है। इसी तरह बी टू बी में भी इसके करीब-करीब का मिलता है, इसमें थोड़ा-सा स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट क्या कहता है कि ये जो अभी हमने इसमें पढ़ा, जिसमें सिंगल चैनल यूज़ हो रहा था, ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप मल्टीपल चैनल्स को एक वक़्त में यूज़ कर रहे होते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं होता है, इसमें समटाइम्स रिटेलर्स की तरफ से कंप्लेन आती है कि जी आप डायरेक्ट भी सेल कर रहे हैं, इस वजह से हमारी सेल कम हो रही है वगैरह-वगैरह, या फलाँ जगह पे ये इश्यू आ रहा है। लेकिन बाज़ कंपनीज़ बहरहाल प्रैक्टिस करती हैं इसकी भी, इसके अपने एडवांटेजेस हैं सर्टेन। इसमें होता है कि कुछ आप बल्क सेल इधर से भी कर ली और कुछ आपने डायरेक्ट कस्टमर को भी सेल कर ली। डिसइंटरमीडिएशन होता है जब आप कंपनी वो अपने किसी लेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बीच में से ओमिट करती है, किसी एक उसको निकाल लेती है, कोई नया सिस्टम ले आती है फॉर एग्जांपल, उसको डिसइंटरमीडिएशन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी में क्या होता है कि कंपनी ने डिसाइड करना होता है कि कितनी हैवीली यानी शहर के कितने एरियाज के अंदर उसको अपनी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मसलन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपको बहुत हैवीली मैक्सिमम आउटलेट्स पे अवेलेबल करनी होती है। अगेन ये जो सस्ती आइटम्स हैं, एफएमसीजीज हैं, इनमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चलती है क्योंकि कंज्यूमर को उसी एंगल से चीजें चाहिए होती हैं। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इसके बीच में आती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा, जैसे ये आप लोगों ने अप्लायंसेस वगैरह में देखा होगा कि कुछ दुकानें होती हैं शहर में लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होती, तो इससे कम होती हैं लेकिन आगे लग्जरी आइटम्स की निस्बत कम हो बीच में आ जाती हैं, तो इंटेंसिव से कम आ जाती हैं और एक्सक्लूसिव के मुकाबले में उसके अंदर बहुत ही कम आउटलेट्स होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। फाइनली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पूरे शहर में बाज़-अक़त 1 या 2 इंतहाई फ्यू आउटलेट्स के ऊपर जब की जाए तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ये अमूमन सिर्फ़ लग्ज़री प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सेप्टेबल होती है, उसी में फिर चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये जर्मनी के अंदर बीएमडब्ल्यू का शोरूम देखें तो बहुत बड़ी जगह के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है, उसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इस तरह। तो हो क्या रहा है, यानी वो चूँकि ये लिमिटेड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो शहर में वो एक जगह पे भी अगर हैं, तो लोग वहाँ से भी परचेज़ करेंगे। एक एप्लीकेशन ऑफ कांसेप्ट के लिए ट्राई करें आपके ख्याल में, किस तरह कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स इसमें से इंटेंसिव होंगी, सिलेक्टिव होगी या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूट होगी। बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं कि आपने क्या प्रोडक्ट पहुँचानी है, किस तरह पहुँचानी है। लोग शिप से भी मंगवा लेते हैं क्योंकि वो सस्ती बहुत पड़ती है। एयरप्लेन से फास्ट बहुत पड़ती है, लेकिन एक्सपेंसिव भी चली जाती है उस वजह से। पाइप्स बहुत हेवीली यूज़ होते हैं ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट्स के अंदर, लिक्विड और इन गैसेस प्रोडक्ट के लिए, और इंटरनेट डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत हेवीली यूज़ हो रहा है। बाकी ट्रेडिशनल ट्रक्स और रेल रोड तो चल ही रहे हैं। तो इस तरह मल्टीपल मोड में इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन भी की जाती है। तो ये हर जो मोड है, उसकी स्पीड, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो उठा सकता है और नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस जिनको वो सर्व कर सकता है, वो सारी यहाँ पे दी हुई है, टेबल 8.1 के अंदर। ये आपको ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स में कंपेयर कर सकते हैं एज़ ए कंपनी कि आप किन-किन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का कांसेप्ट है, ये बहुत बड़ी डोमेन है, बल्कि इसके में बाकायदा मास्टर्स की डिग्रीज अलग से हो रही हैं, सेपरेटली स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही होती है एमबीए वगैरह में भी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये बहुत बड़ी डोमेन है, क्योंकि कंपनीज को बैक एंड से लेके फ्रंट एंड तक देखना होता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट किस तरह प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आपका सप्लाई चेन के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। एक फर्म किस तरह कोऑर्डिनेट कर रही होती है सारी चीज़ों को, उसमें मटेरियल भी आता है, इन्फॉर्मेशन भी आती है, फाइनेंसेस भी आते हैं। सारे का बैक एंड से लेके फ्रंट एंड तक आप कंपनी के अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर से लेके फाइनल एंड तक आपका जो रिटेलर है, होलसेल उस तक जाना, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाना इवन, और उससे बैक पे अगर आनी पड़ती है कोई चीज़ तो किस तरह
फाइनेंशियली और इन्फॉर्मेशन की कितनी सेल होगी और उससे फ्रंट तक। ये पूरी इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है ना, ये भी एक अच्छा खासा काम होता है। इवन बहुत सारी कंपनीज़ वो आउटसोर्स कर रही होती हैं इसको, क्योंकि ये इवन लॉजिस्टिक्स वैल्यू वगैरह करना, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट टास्क होता है कि इसको लिए कंपनी को खुद अच्छी खासी हैसल जो है ना वो एक्सर्ट करनी पड़ती है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, ये इसमें इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी लॉजिस्टिक के लिए बाद थर्ड पार्टीज को यूज कर लिया जाता है। इवन पाकिस्तान के अंदर फिनिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है, 1983 में कराची में एस्टेब्लिश हुआ था और रीनेम हुआ था 2001 में। ये जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स वगैरह को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि कैश उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड पहुंचाना है तो उसके लिए इनकी सर्विसेज ले लें। बाकी लॉजिस्टिक्स के भी बहुत सारे मेजर फंक्शंस है, वेयर हाउसिंग है, ये अच्छी खासी जगह आपको चाहिए होती है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स बना के स्टोर कर रहे होते हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि कब जगह कम होगी। अमेज़न का अगर आप वेयर हाउस देखें, उसमें भी अच्छे खासे इन्होंने रोबोट्स चलाए हुए हैं। ये वीडियो देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि किस तरह उनके अंदर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है। तो इतनी बड़ी जगह पे चंद लोग मिलके वो पूरा का पूरा वेयर हाउस हैंडल कर रहे होते हैं। एक पूरी-पूरी फुटबॉल फील्ड के बराबर साइज़ की वेयर हाउसेज़ हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है, जापान के अंदर यूज़ होती है जस्ट इन टाइम बहुत हेवीली। जस्ट इन टाइम क्या होता है कि जिस तरह ये वेयर हाउस से आपको आइडिया हुआ होगा कि प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए भी अच्छी खासी चूँकि जगह चाहिए होती है, तो उसमें भी एक आपके लिए एक्सपेंसिव भी पड़ती है। प्लस ये होता है कि जितना अरसा प्रोडक्ट पड़ी रहेगी, उतना अरसा आपको उसकी ज़ाहिर है एक सर्टेन कॉस्ट पड़ती रहती है, डिटीरियोरेट भी होती रहती है साथ में प्रोडक्ट। तो ये जेआईटी का कांसेप्ट क्या कहता है कि आप प्रोडक्ट इस तरह प्लान करें, इतनी स्ट्रॉन्ग कि आपको इन्वेंटरी कम से कम होल्ड करनी पड़े और आप मैक्सिमम टाइम पे जो है ना प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकें। इसके लिए बहुत हेवी फोरकास्टिंग करनी पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट भी ये बचा लेती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स चैनल मेंबर्स के दरमियान जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, उसको चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है जब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर्स के दरमियान है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि 2 रिटेलर्स के दरमियान आगे-आगे जिसने सस्ती चीज़ बेच दी या हमारे इलाके के कस्टमर को बेच दी, कुछ इस तरह के इश्यूज़ आ जाएँ। और वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर और रिटेलर जो ऊपर से चेन चल रही है, उनके दरमियान में अगर कोई गड़बड़ हो, तो वो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। अभी मैं आपको उनको एग्ज़ाम्पल से भी उसमें दिखाया तो ग्रिड में। बाकी ग्रोथ के डिफरेंट तरीके हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है कि जब एक कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरर है, वो अगर अपने फ्रंट एंड को यानी रिटेलर को परचेज़ कर ले। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है जब में आप अपने बैक एंड पे अपने सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोवाइडर को परचेज़ कर लें या वो काम खुद से करना शुरू कर दें। जबकि हॉरिजॉन्टल में आप सिर्फ साइड वाली लेयर्स को परचेज़ कर रहे होते हैं। जैसे मेट्रो एंड मैक्रो का पाकिस्तान में मर्जर हुआ। और इसी तरह चैनल कंट्रोल फिर उसके बाद आ जाता है कि चैनल के अंदर अब कंट्रोल किस तरह करना होता है। इसमें ना 2-3 तरीके हैं, या तो कंपनीज़ ओन करती हैं ऑब्वियसली, वो एक तरीका है। और फिर आगे मल्टीपल मेथड्स भी हम टच करते हैं। कन्वेंशनली क्या होता था कि एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर की, उसने होलसेलर को बेचा और उसकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई। जबकि और होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, उसकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गई, चीज़ बिक्री या नहीं बिक्री होलसेलर की अब हेडेक नहीं थी। रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, जबकि अब इन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, अगर सारे मिल-जुल के काम करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो एज़ ए होल सिस्टम जो है ना उन्होंने वो बनाया हुआ है। तो इसके अंदर अब क्या तरीका है, कॉन्ट्रैक्चुअल कई डिफरेंट तरीके हैं। एक कॉर्पोरेट वीएमएस है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में, जिसमें एक ही कंपनी ओन कर रही होती है सबको। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी फैक्ट्री के, वो भी ओन करता है, सप्लायर भी वो खुद ही है, रिटेलर भी खुद ही है, तो वो खुद ही ओन कर रहा है। तो इसके थ्रू उसने कॉर्पोरेट वीएमएस बना लिया अपना, और उसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी इशू आता है किसी भी चैनल में, तो उसको गवर्नमेंट ही ने रिजॉल्व करना होता है। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। इसमें क्या होता है कि आप थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे फ्रेंचाइजिंग इसकी सबसे फेमस टाइप है, कि फ्रेंचाइज के थ्रू एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनीज तय करती हैं कि ब्रांड नेम तुम यूज करोगे, एफर्ट तुम करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग इस तरह होगी वगैरह वगैरह, डिटेल कवर हो जाती है। यानी एक तरीका हो गया ओनरशिप के थ्रू, एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। और तीसरा तरीका होता है एडमिनिस्टर्ड। ये कह लें अनऑफिशियल होता है कि बाज़ औक़ात कोई एक कंपनी, रिटेलर या अ, जो बैक एंड पे मैन्युफैक्चरर है, वो इतने बड़े पावरफुल होते हैं कि वो अपनी साइज़ की वजह से इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहे होते हैं। जैसे वॉलमार्ट वगैरह के बारे में आता है कि इनका साइज़ बड़ा है, तो ये बल्क में परचेज़ भी करते हैं, लेकिन उसके बदले में ये फिर अमूमन लो प्राइसेज़ पे भी खरीदते हैं। तो इनकी डिमांड होती है और उसके हिसाब से फिर वो बाज़ औक़ात बैक एंड पे सप्लायर्स को भी करना पड़ता है। इसी तरह पीएनजी और यूनिलीवर बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अगर सपोज़ करें कि वो अगर प्रॉफिट मार्जिन कम भी दें, तो ज़ाहिर है एक छोटा-मोटा रिटेलर वो उनके आगे, उनकी प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है कंज्यूमर को कि वो उसमें स्टिक नहीं कर सकता, उसको उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो तीनों चारों चैनल्स सिस्टम्स बताए हुए हैं, इनकी ओवरऑल समरी टेबल 8.2 में दी हुई है। तो उसमें कोऑपरेशन किस तरह होती है, कंट्रोल कैसे मेंटेन होता है और उसकी एग्जांपल क्या है। बाकी हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम होता है जिसमें लेयर की 2 कंपनीज बाद मिलके को ब्रांडिंग टाइप होता है ये, कि मिलके वो सर्व कर रही होती है।
मैकडॉनल्ड ने चाइना का जो लार्जेस्ट गैसोलीन रिटेलर है साइनोपाक, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि साइनोपाक के हर स्टोर पे वो मैकडॉनल्ड्स का जो है ना स्टोर बना लिया, ताकि अगर कोई भूख के लिए रुके तो वो साथ में गैसोलीन फिल करा ले, कोई गैसोलीन के लिए रुके तो वो साथ में एक ही स्टॉप पे अपनी हंगर नीड भी फुलफिल कर ले। तो दोनों ने, क्योंकि दोनों रिटेल लेवल को कैटर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपस में इस तरह कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर आ जाती है रिटेलिंग एंड होलसेलिंग। ब्रीफली इंटरमीडियरीज यानी जो भी रीसेलर ऑफ ए प्रोडक्ट होता है उसको इंटरमीडियरी कहते हैं, चाहे वो होलसेलर है चाहे रिटेलर, इन दोनों के लिए ब्रॉडली ये टर्म यूज होती है। तो रिटेलर कौन है? जिसकी प्राइमरी सेल जो आ रही होती है ना, वो एंड यूजर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करने से आ रही होती है। रिटेलर्स के अब मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। सेल्फ सर्विस, लिमिटेड सर्विस और फुल सर्विस, ये भी एक तरीका है रिटेलर्स को डिफाइन करने का। स्पेशलिटी स्टोर कहते हैं लिमिटेड लाइन स्टोर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह की प्रोडक्ट, जैसे बुटीक है या शूज के बहुत से स्टोर बने हुए हैं कि उसमें डिफरेंट ब्रांड्स के मल्टीपल डिफरेंट गारमेंट्स अवेलेबल होंगे, तो ये स्पेशलिटी स्टोर कहलाएगा। ये शू शॉप में आप एक गए, उसमें कई डिफरेंट ब्रांड्स के शूज पड़े हैं, इसको स्पेशलिटी स्टोर कहते हैं। फिर आता है कन्वीनियंस स्टोर, ये जो मोहल्लों के अंदर, जिसे हम उर्दू में परचून की दुकान या करियाना या लोकल जो स्टोर होता है, उसको कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ये यूजुअली करीब के सिर्फ 1-2 किलोमीटर के नेबरहुड को सर्व कर रहा होता है। तो इसके बाद सिर्फ वो आइटम्स होती हैं अमूमन जो बहुत हाई टर्नओवर जिनका होता है, ताकि ये कैश ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो कहते हैं कि जो चीज़ें बार-बार बिक रही हैं सिर्फ वो। डिपार्टमेंट स्टोर इसके मुकाबले में आता है जो इससे थोड़ा बड़ा होता है, सुपरमार्केट फिर उससे भी बड़ी होती है। डिपार्टमेंट स्टोर में क्या है, जैसे एचकेबी, अल-फता, विक्टोरिया वगैरह, ये पाकिस्तान के अंदर इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद इसी तरह सुपर सेंटर्स उससे भी बड़े, जब लार्जर उस पे जाएँगे, सुपरमार्केट के एग्जांपल में मेट्रो, इम्तियाज़ वगैरह आ गए। सुपर सेंटर जैसे वॉलमार्ट लेवल का साइज़ बन जाता है। पाकिस्तान में इसकी कोई इतनी क्लियर एग्जांपल नहीं, वेस्ट के अंदर इनकी 2 डिफरेंट कैटेगराइजेशन की है। इसके अलावा एक सर्विस रिटेलर होता है जो सिर्फ सर्विसेज ऑफर कर रहा होता है। रिटेलर ने भी अब मार्केटिंग डिसीजंस लेने होते हैं, उसके पास भी 4 पीस की चॉइस है, वो किस टाइप की प्रोडक्ट्स रखना चाह रहा है, किस तरह सर्व करना चाह रहा है। तो रिटेल के अंदर ये होता है कि पर स्क्वायर फुट सेल्स का जो है ना एस्टीमेट लगाया जाता है कि एक प्रोडक्ट कितनी देर आपके पास पड़ी रह रही है और कितनी देर में सेल हो रही है। इस तरह शॉपिंग सेंटर का कांसेप्ट उसके अंदर आता है। फिर वेरियस डिफरेंट कंसिडरेशन है, बाद रिटेल सेंटर्स कम्युनिटीज का भी काम लेती हैं। लाहौर में एक बुक स्टोर है रीडिंग्स के नाम से। इसने क्या किया हुआ है कि इसकी अमूमन क्या होता है, आम दुकान पे अगर आप किताब पढ़ने लगे हैं, तो सेल्स का बंदा आपको बस घूरना शुरू कर देता है। तो मतलब क्या होता है कि आप मुफ्त में ना पढ़ेंगे। जबकि रीडिंग्स ने क्या किया, इसने एनवायरनमेंट ही ये दिया है कि आप जाएँ वहाँ पे, ओल्ड बुक्स पढ़ें, न्यू पढ़ें, वो आपको हरगिज़ भी बाउंड नहीं करते, घंटों के हिसाब से आप बैठे रहें। तो उसने एक कम्युनिटी की फीलिंग दी है, साथ में एक छोटा-सा कॉफ़ी कैफ़े भी खोल लिया है। तो ये भी एक तरीका होता है रिटेलर्स के पास। होलसेलर जिसकी प्राइमरी सेल जो है ना वो दूसरी कंपनीज को सेल करने में आती है, जैसे लाहौर में शाह आलम मार्केट है, इससे पूरे पंजाब से लोग आके प्रोडक्ट परचेजेस कर रहे होते हैं। बाकी होलसेलर के भी मार्केटिंग डिसीजंस भी हैं, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होलसेलर्स भी वो उसके अंदर कवर हो रहे होते हैं। मर्चेंट होलसेलर है, एजेंट्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चर सेल ब्रांच है, यानी डिफरेंट तरी कैटेगरीज हैं कि होलसेलर का काम भी आप किस तरह कर रहे हैं। क्या आप लिमिटेड कंपनी को ऑफर करना चाह रहे हैं, क्या आप डिफरेंट कंपनीज के एजेंट्स बन के काम करना चाह रहे हैं, या आप जो है बिल्कुल सिर्फ इंडिपेंडेंटली ओन्ड कंपनी है, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी मर्जी की प्रोडक्ट सिर्फ रखना चाह रहे हैं। ये वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस होलसेल में भी मिल जाती हैं। ये इस चैप्टर की टर्म्स हैं।